वेलकम टू सीओजी कॉल ऑफ गेम्स। तो जैसा कि हमारा एक पिछला पॉडकास्ट था इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर मज़ाहिर साइदू के साथ, लेकिन वो इंग्लिश में था क्योंकि मज़ाहिर कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है हिंदी में। लेकिन उसका एक हिंदी समरी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ जो कि आप आर्म रेसलिंग फैंस को जानना चाहिए, जैसे कि मज़ाहिर किस तरह से ट्रेन करते हैं, उनकी डाइट, उनके फ्यूचर मैचेस, कौन से अपोनेंट्स को वो खुद पिक करना चाहते हैं अपने आने वाले मैचेस के लिए, और रायन बोवेन के साथ रेफरी वाली कंट्रोवर्सी और भी कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो हमारी बात हुई थी मज़ाहिर सैदू के साथ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा भी उनके साथ। इंडिया के नंबर 1 आर्म रेसलर, लेकिन उनकी बात ऐसी ऐसी थी जो हमें ऐसा लगा कि काफ़ी यूनिक है। तो आप भी जान लीजिए क्या कहा उन्होंने। अगर आपको ओरिजिनल पॉडकास्ट देखना है तो वो ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, उसको आप देख सकते हैं। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं मज़ाहिर सैदू से ये पूछने से कि क्या हमारे मज़ाहिर सैदू वाले वीडियो पे जो हमने बनाया था उनके ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने खुद कमेंट किया था कि नहीं। वो उन्होंने ही कमेंट किया था उस चैनल के ऊपर। और उस टाइम हमारा चैनल जस्ट स्टार्ट ही हो रहा था, तो इतने स्टार्टिंग स्टेज में मज़ाहिर का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा चीज़ था उस टाइम भी देखने के लिए। सबसे पहले तो हमने इनसे पूछा कि इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई आर्म रेसलर की और कैसे बन गए नंबर 1 इंडिया के आर्म रेसलर। तो वो ये बताते हैं कि वो उनके घर में सारे लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं और जेनेटिकली इन लोग का फ्रेम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये चीज़ इनको प्लस पॉइंट थी हमेशा से। और ये बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे ये हमेशा से। स्कूल के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे, लेकिन पढ़ने में भी उससे ज़्यादा इन्वॉल्व थे। ये अपने टाइम पे मैथ्स के सबसे बेस्ट स्टूडेंट थे अपने क्लास में और ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मज़ाहिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट हमेशा से इनका रहा है और इनके फ्यूचर गोल्स में एक पीएचडी करना भी है। मज़ाहिर ऐसा बताता है कि उस टाइम तक इनको आर्म रेसलिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। इनका फ्यूचर प्लान इनको बड़े होकर बनना था सीए, जो अभी ये बन भी चुके हैं। इसका मतलब उन्होंने अपना ड्रीम अचीव कर लिया है। ऐसे तो शुरू में इनकी परवरिश हुई है यूएई में, लेकिन ये हायर स्टडीज़ के लिए इंडिया आए थे क्योंकि इन्हें यहाँ लगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है इनके करियर से रिलेटेड। और इसी बीच अपनी तैयारी के बीच में ये पहुंच जाते हैं कोची 2014 में, जहां ये जाते हैं ऑडिट ट्रेनिंग के लिए। लेकिन यहाँ कुछ और भी होता है जो इनके करियर का एक डिफाइनिंग मोमेंट बन जाता है। ये कोची के एक जिम में मिलते हैं राहुल पैनिकर से। इस स्टोरी को भी हम मज़ाहिर वाली बायोग्राफी में काफ़ी डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो राहुल पैनिकर से मिलने के बाद ये सीरियसली आ जाते हैं आर्म रेसलिंग में, क्योंकि राहुल पैनिकर इनका पोटेंशियल पहचान जाते हैं। और मज़ाहिर ये भी कहते हैं कि अगर उस दिन ये राहुल पैनिकर से नहीं मिले होते तो शायद ये आज आर्म रेसलिंग में होते भी नहीं। लेकिन मज़ाहिर साधु ऐसा कहते हैं कि इनके इतने हेक्टिक शेड्यूल की वजह से ट्रेनिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इन्होंने अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल जो हमारे साथ शेयर की वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। ये बताते हैं कि 5 बजे सुबह उठते थे, 6:30 से 8:30 तक ये पढ़ाई करते थे और फिर 9:30 से अपने जॉब पे जाते थे और 10 o'clock वापस आके 1 घंटे की पढ़ाई। कभी कभी तो ये 1 बजे रात तक पढ़ते थे। तो इस तरीके का टाइट शेड्यूल था इनका। इससे फ्रस्ट्रेट होकर ही इन्होंने जिम ज्वाइन किया था, लेकिन इसके बाद भी ये कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे और कभी कभी ही ट्रेनिंग कर पाते थे। और मज़ाहिर सैदू अभी भी कहते हैं कि शुरू से ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस नहीं थे आर्म रेसलिंग के लिए। ये सिर्फ अपने हॉबी के तौर पे इसको कराया करते थे। लेकिन 2015 में ये एक नेशनल्स भी खेलते हैं, लेकिन उसके बाद ये आर्म रेसलिंग बिल्कुल एक तरीके से छोड़ देते हैं। वो ये बताते हैं कि आर्म रेसलिंग की प्रैक्टिस के दौरान उनके हाथ में इतने ज़्यादा प्रेशर पड़ता था, उनके हाथ का साइज बड़ा हो गया था आर्म रेसलिंग करते करते। इस वजह से उनको अपने एग्जाम्स में लिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीए के एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो इस वजह से उनको ऐसा लगा कि उनको सीए पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि ये आर्म रेसलिंग पे। यहीं से पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा जेनेटिकली गिफ्टेड थे, क्योंकि इनका आर्म रेसलिंग प्रैक्टिस से हाथ बड़ा हो गया था, जो कि एक आर्म रेसलर को चाहिए कि उनका कुछ ऐसा हो। और वो ये बताते हैं कि इस वजह से उनको आर्म रेसलिंग छोड़नी पड़ी। तो हमने उनसे ये पूछा कि क्या डिफरेंस है यूएई के आर्म रेसलिंग और इंडियन आर्म रेसलिंग में। तो वो ये बताते हैं कि ज़्यादा वो एक्सपर्ट नहीं है इस चीज़ के अंदर जो एग्जैक्ट वो पिन पॉइंट बता सके क्या एक्चुअल में फ़र्क है। लेकिन वो ये बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा साइंस बेस्ड ट्रेनिंग आती है करने। लेकिन मज़ाहिर अब कहते हैं कि ये चीज़ इंडिया में भी धीरे धीरे आ रही है और यहाँ भी ट्रेनिंग अप्रोच काफ़ी ज़्यादा बदल रहा है और नए नए ट्रेनिंग मेथड्स इंडियंस भी अडॉप्ट कर रहे हैं। खासकर जिस तरह से आर्म रेसलिंग इंडिया में बूम कर रही है, यहाँ भी ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल चुकी है। उसके बाद फिर हम इनसे पूछते हैं कि इफेक्टिव ट्रेनिंग क्या रहेगी उनके हिसाब से। तो वो ये बताते हैं कि सबसे अच्छा है कि आप बेसिक ट्रेनिंग के ऊपर ही फोकस करें, साइड प्रेशर, प्रोनेशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि मज़ाहिर शायद खुद यही सारी चीज़ करके ही इस चीज़ में इतने आगे बढ़े हैं। जैसा कि हम खुद पता है कि उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग करने का, लेकिन ये सारी बेसिक चीज़ें करके ही उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें छोटी हैं आपकी नज़र में, लेकिन आप देख सकते हैं ये रिजल्ट क्या देती हैं। और वो उन्होंने ये भी बताया कि वो हफ्ते में 3 दिन इस चीज़ की ट्रेनिंग करते हैं, हर अल्टरनेट डे और 1 दिन प्रैक्टिस। इसी से रिलेटेड जब ट्रेनिंग की बात हो रही थी तो एक चीज़ की क्यूरियोसिटी सबको रहती है कि क्या है मज़ाहिर का पीआर बैक प्रेशर और प्रोनेशन जैसे लिफ्ट्स में। तो जब हमने मज़ाहिर से इस चीज़ के बारे में पूछा तो वो कहते हैं कि ऐसे तो वो ज़्यादा इन चीज़ों का ट्रैक नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी
डेवॉन के साथ ट्रेन करते हुए वो बताते हैं कि मज़ाहिर आसानी से 60 केजी तक डेवॉन लिफ्ट में लिफ्ट कर चुके हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर है और शायद वो इससे कुछ और भी ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं अगर सिर्फ फोकस रहे उनका पीआर पे। और जैसा कि आप सब जानते भी है कि डेवॉन के साथ इनकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और डेवॉन काफ़ी ज़्यादा गाइड करते रहते हैं शुरू से ही मज़ाहिर को। और शायद मज़ाहिर की जो सबसे पहली पॉपुलर वीडियो आई थी वो डेवॉन के साथ ही थी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हमने इनसे पूछा जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है मज़ाहिर के पूरे करियर में। कोच रे के साथ इनका जो मैच हुआ था किंग ऑफ द टेबल में, उसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा मज़ाहिर का। तो मज़ाहिर साधु ये बताते हैं कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला इनको आर्म रेसलिंग के अंदर और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। कोच रे और मज़ाहिर साधु काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मज़ाहिर साधु कोच रे के सामने हार गए थे, लेकिन मज़ाहिर साधु उस टाइम तक आर्म रेसलिंग के लिए सीरियस नहीं थे। इनका ऑन एंड ऑफ चल ही रहा था आर्म रेसलिंग के अंदर। लेकिन हमारा एक पॉडकास्ट कोच रे के साथ भी हुआ है और इस चीज़ के ऊपर हमने कोच रे से भी बात की है। लेकिन अब जब पूछते हैं हम कोच रे से कि आप क्या मज़ाहिर साधु के साथ मैच करेंगे, तो वो ये बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब पॉसिबल ही नहीं है मज़ाहिर साधु को हराना। और कोच रे एक और नसीहत दे चुके थे मज़ाहिर साधु को कि वो इंडिया के बाहर नहीं आ रहे हैं और बड़ा एक्सपोजर नहीं ले रहे हैं। ये चीज़ हमने बताई मज़ाहिर साधु को कि कोच रे ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, तो वो ये कहते हैं कि उनका इतना हेक्टिक शेड्यूल है और इस तरीके का जॉब है, इस वजह से वो ये सब चीज़ नहीं कर सकते हैं जैसा बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन उनके कुछ प्लान्स हैं आगे 2025 के लिए। वो चाहते हैं कि वो वैफ में जाएं 2025 के अंदर और वो चाहते हैं कि 100 केजी की कैटेगरी में वो खेलें। तो ये चीज़ देखना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहेगी मज़ाहिर साधु जब बाहर जाएंगे तो बाहर के एथलीट के सामने कैसा परफॉर्म करेंगे। और मज़ाहिर से हमने पूछा जो काफ़ी ज़्यादा एक पॉपुलर क्वेश्चन बना हुआ था अभी हाल फिलहाल हुए एशियन इंटरनेशनल कप में कि मज़ाहिर साधु कहाँ थे, वो क्यों नहीं कम्पीट कर रहे थे इस एशियन कप में, क्योंकि उनसे भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी लोगों को। तो मज़ाहिर बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी थे अपनी कॉर्पोरेट जॉब के चलते। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि कॉर्पोरेट में कितना बुरा हाल रहता है लीव्स को लेकर। तो इनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ़ लीव्स रहती हैं, इसी में इनको काफ़ी कुछ मैनेज करना रहता है। इसी लीव्स में ये मैनेज करने वाले आने वाले प्रो पंजा लीग को भी, जिसके लिए इंडिया आने वाले हैं लगभग 1 महीने के लिए। तो इसके बाद इनके पास ज़्यादा लीव्स बचती नहीं है, तो इनके लिए एशियंस में कम्पीट करना इस चीज़ की वजह से पॉसिबल ही नहीं था। और वो ये भी बताते हैं कि इस टाइम पे उनका सैलरी पीरियड चल रहा था, तो इस टाइम तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है कि वो छोड़ के इंडिया के यहाँ फ्री में आर्म रेसलिंग करे। उसके बाद फिर हम पूछते हैं कि इनसे क्या ये अब सीरियस हैं आर्म रेसलिंग को लेके या फिर अभी भी ये ऑन एंड ऑफ ही चलेंगे। वो ये बताते हैं कि कोच रे के मैच के बाद ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए हैं पहले से, लेकिन ये पढ़ाई में और भी ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। अब ये पीएचडी करने का सोच रहे हैं, तो वैफ के बाद या फिर वैफ के दौरान ही ये पीएचडी की अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक चीज़ तो माननी पड़ेगी मज़ाहिर साधु ने जिस तरीके से बैलेंस किया है अपने वर्क लाइफ एजुकेशन और आर्म रेसलिंग को, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक भी है। हर कोई ऐसा कर नहीं सकता है। इसके अलावा एक और काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटिंग क्वेश्चन जो लोग जानना चाहते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट कौन फील हुआ मज़ाहिर को। हालांकि अभी तक तो कोई इनके लेवल पर है नहीं, लेकिन फिर भी मज़ाहिर ये कहते हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा नए नए टैलेंट्स आ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं मज़ाहिर को, लेकिन फिर भी मज़ाहिर खुद ट्रेन करके इनसे और आगे निकलने वाले हैं। तो ऐसे तो कोई अभी भी है नहीं इनके लेवल पर और मज़ाहिर भी इस चीज़ को एडमिट करते हैं इनडायरेक्टली। लेकिन वो एक नाम लेते हैं वो अब्बास राना का। वो बताते हैं कि अब्बास राना काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इंडिया के अंदर और काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और ये लोग भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं उनकी, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे उनका नाम बन सके। तो ये इंटरनेशनल जाते हैं तो अब्बास के बारे में ज़रूर बात करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है आर्म रेसलिंग को बूस्ट करना, इंडियन आर्म रेसलिंग को, और अपने एथलीट को सपोर्ट करना इंटरनेशनल लेवल पर। इसके अलावा मज़ाहिर एक और बात कहते हैं कि आजकल जो नए आर्म रेसलर्स आ रहे हैं इनके पास प्रॉपर गाइडेंस है और एक काफ़ी अच्छा बेस है, जो कि पहले आर्म रेसलर्स के साथ ऐसा नहीं था। उनको उतनी अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती थी जैसे कि आज के अपकमिंग आर्म रेसलर्स को मिल रही है। इसके बाद हम पूछते हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है सवाल कि आर्म रेसलिंग में पैसा है या नहीं। तो मज़ाहिर साधु ये बताते हैं कि इन्होंने खुद तो कभी पैसा नहीं कमाया, क्योंकि इन्होंने कभी पैसे के लिए आर्म रेसलिंग की ही नहीं और इनको ज़रूरत भी नहीं है। ये इनडायरेक्टली यही कहना चाहते थे कि ये खुद सीए हैं, तो सीए की सैलरी आपको पता ही कितनी होती है। तो ये आर्म रेसलिंग एज अ हॉबी करते हैं, लेकिन जो लोग इस चीज़ को एज अ प्रोफेशन बनाना चाहते हैं वो कितना कमा सकते हैं। तो मज़ाहिर साधु कहते हैं कि उनको एग्जैक्टली नंबर्स तो पता नहीं, लेकिन लोग बना रहे हैं। जैसा हम भी जानते हैं कि सोशल मीडिया पे आर्म रेसलर्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, उनके ज़रिए वो पैसे कमा रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ही कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली नंबर आपको पता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इसमें मेहनत करेंगे और ख़ुद को प्रमोट करेंगे तो हो सकता है आप भी कमा सकें। तो मज़ाहिर भी यही कहना चाह रहे थे कि डायरेक्टली आर्म रेसलिंग से उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं आप, लेकिन सोशल मीडिया और ऑनलाइन फेम के थ्रू आप कई सारे मीडियम्स जनरेट कर सकते हैं अर्निंग के लिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था और मज़ाहिर साधु को देख के ऐसा लगता भी है, क्या मज़ाहिर साधु स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं? जब हमने ये सवाल मज़ाहिर से किया तो मज़ाहिर सीधा ये बात कर देते हैं कि स्टेरॉइड के बारे में उनको पता भी नहीं है, कौन से स्टेरॉइड ये लिए जाते हैं आर्म रेसलिंग के बारे में, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है।
और क्या अभी चल रहा है स्टेरॉइड के अंदर उनके बारे में भी नहीं। तो मतलब कहने का था उनका ये कि स्टेरॉइड के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, इसका मतलब वो स्टेरॉइड लेते ही नहीं है, वो ऑल नेचुरल है अभी तक। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो भी आर्म रेसलर्स कॉल ऑफ गेम्स के पॉडकास्ट पर आएंगे वो सब नेचुरल अब नेचुरल का फिल्टर लगा के बैठे। तो बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि लेवान और डेवॉन को भी बुला लिया जाए ताकि उनको भी सर्टिफिकेट मिल जाए नेचुरल होने का। उसके बाद हम इनसे पूछते हैं जो रायन बोवन के साथ इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी। हम जैसा जानते हैं कि रायन बोवन के साथ कंट्रोवर्सी, उसके बाद उसके अंदर रेफरिंग की जो कंट्रोवर्सी हुई थी काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर पॉपुलर हुई थी। उसके बाद बहुत सरप्राइजिंग बात उन्होंने बताई जो शायद हमें अभी तक नहीं दिखी थी। वो ये बताते हैं कि रायन बोवन का जो मैच था, मैच के पहले उन्होंने काफ़ी स्टूपिड ट्रेनिंग की थी जिसकी वजह से उनके जॉइंट्स में काफ़ी प्रॉब्लम थी। और उसके पहले वो ये बताते हैं कि वो स्टेम सेल थेरेपी ले रहे थे अपने एल्बो की वजह से, क्योंकि उनको एल्बो में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी। उसके बाद वो रायन बोवन के साथ मैच करने गए और रायन बोवन के साथ जब मैच होने लगा, जैसा कि हमने मैच देखा कि स्टार्टिंग के कुछ राउंड में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया था रायन बोवन को, और रायन बोवन समझ गए थे इस बात को कि वो शायद उनको टॉप रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे मेन कंट्रोवर्सी थी वो थी रेफरिंग को लेकर। इसके बारे में मज़ाहिर कहते हैं कि ये और रायन बोवन पहले ही एग्री कर चुके थे कि इन दोनों को कुछ सेटअप नहीं चाहिए रेफरी के थ्रू, ये दोनों खुद ग्रिप करेंगे और बस रेफरी को गो बोलना होगा। लेकिन जब मैच में रायन बोवन काफ़ी अनकंफर्टेबल होते हैं मज़ाहिर को ग्रिप करने में, उसके बाद वो एक नई चीज़ करने लगते हैं जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मज़ाहिर, वो कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि जैसा कि हम बता चुके हैं ये दोनों पहले ही एग्री कर चुके थे कि इन दोनों को खुद ही ग्रिप करना है और रेफरी को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो इस सब के बाद अगर रायन बोवन कंप्लेन करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है मज़ाहिर के लिए भी, और रायन बोवन इसके बारे में क्या कहते हैं ये तो हमें पता नहीं है। शायद अगर कभी रायन बोवन से भी हमारी बात हो जाती है तब इस चीज़ को हम और भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और क्वेश्चन पूछा कि हम इंटरनेशनल मैचेस में जैसे कि किंग ऑफ द टेबल, ईस्ट वर्सेस वेस्ट, इन सब में मज़ाहिर को कब देख सकते हैं। तो मज़ाहिर बताते हैं कि इनको काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स ऐसे भी मिलते रहे हैं इन सारे कॉम्पिटिशन्स में आने के लिए, लेकिन किसी वजह से ये पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हो पाए। और इसके अलावा हमने पूछा कि अगर मज़ाहिर को मौका मिले एक अपोनेंट को पिक करने के लिए जिसके साथ वो कम्पीट करना चाहते हैं तो वो कौन होगा। तो मज़ाहिर कहते हैं कि वो फेस करना चाहते हैं न्यूजीलैंड के नंबर 1 आर्म रेसलर, इनके साथ ये कम्पीट करना चाहते हैं। इनसे ये मिल चुके हैं लैरी विल्स के साथ कॉमन चैनल पर जहाँ ये लोग ट्रेन कर रहे थे एक साथ। तो ये कहते हैं कि ये एक हुक पुलर है और मज़ाहिर टॉप रोलर, तो टॉप रोल वर्सेस हुक की बैटल भी देखने को मिल जाएगी और ये लोग लगभग सिमिलर स्ट्रेंथ पर है, इसलिए मज़ाहिर इनको चूज़ करना चाहते हैं अपने अगले मैच के लिए अगर इनके पास ये चॉइस हो। इसके बाद फिर हम पूछते हैं आर्म रेसलिंग की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है, वो है हुक या टॉप रोल। वो ये बताते हैं वो खुद तो टॉप रोलर हैं क्योंकि टॉप रोल इज़ फॉर स्मार्ट पीपल, और ये आर्मीज के भी काफ़ी ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं, तो ये इस वजह से भी टॉप रोल करते हैं। लेकिन ये हुक को कुछ कम नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं जिसमें आपको जीत मिल जाए और जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो और ज़्यादा स्ट्रांग फील करें वो चीज़ आप कर सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिजल्ट सेम ही मिलेंगे। उसके बाद पूछते हैं हम इनसे आर्म रेसलिंग की दुनिया के सबसे बड़े आर्म रेसलर जिनको पूरी दुनिया मिलकर हराना चाहती है, वो है लेवान। लेवान के साथ उनके प्रैक्टिस पूल हो चुका है, तो हमने पूछा इनका कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ। तो ये बताते हैं कि काफ़ी पुरानी बात है, 2-3 साल पुरानी बात है, लेकिन फिर भी लेवान को ग्रिप करना और उनको हिलाना एक सोफे को हिलाने के बराबर है, क्योंकि आप उनको ग्रिप ही नहीं कर पाएंगे, उनको हिला ही नहीं पाएंगे, तो वो तो रहने देते हैं लेवान के साथ मैच। इसके अलावा एक और चीज़ हमने इनसे पूछी कि क्या रायन बोवन के साथ एक रीमैच हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये शायद काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है मज़ाहिर के लिए। तो वो कहते हैं कि शायद इस बार पीपीएल में, क्योंकि ये दोनों इंडिया में रहने वाले हैं, तो मैचेस के बाद प्रैक्टिस पूल में हो सकता है कि ये दोनों एक बार फिर से एक मैच कर लें और एक रीमैच देखने को मिल जाए हमें इन दोनों के बीच। तो ये थी डिटेल वीडियो हिंदी वर्जन में। इसका फुल वीडियो हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं अगर आपको और भी डिटेल में जाननी है बातों को, तो क्योंकि इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं। ये कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो हमें आपके साथ शेयर करने थे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद कॉल ऑफ गेम्स।